नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देश भर के राज्यों में कृषि अधिनियमों का किया गया स्वागत। एपीडा ने जैविक बासमती चावल के निर्यात अवसर बढ़ाने, उसमें विविधता लाने के साथ मूल्य संवर्धन के उद्देश्य से कार्यशाला का किया आयोजन। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत ने हासिल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि, राष्ट्रीय रिकवरी दर 95% से अधिक हुई। जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता गाथा। कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे, 3 नए कानून। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने 15 दिसंबर 2020 को कृषि भवन में केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। यूनियन के नेताओं ने कृषि अधिनियमों का स्वागत किया और कहा कि अधिनियम किसानों के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को कृषि अधिनियमों और न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सुझावों का भी ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक खास रिपोर्ट। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अधिनियमों के समर्थन में आगे आने के लिए यूनियन के नेताओं का आभार प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि अधिनियमों का देश के विभिन्न राज्यों में स्वागत किया गया है और सरकार वास्तविक किसान संगठनों के साथ संवाद जारी रखने के लिए उत्सुक है और खुले दिमाग के साथ समाधान खोजने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी एक प्रशासनिक फैसला है और वो उसी तरह से जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी न्यायालय जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। छोटे कस्बों और गांवों के किसानों के हितों की रक्षा के लिए पंचायत प्रमुख को मंडी प्रमुख के समान महत्व दिया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में उन्हें सुझाव दिया गया है कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगनी चाहिए। ये सुझाव भी दिया गया कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली की दरें घटाई जानी चाहिए और ज्यादा घंटों के लिए बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने ये प्रस्ताव भी दिया कि फसलों के मानकों पर खरीद केंद्रों पर ही फैसला होना चाहिए, जिससे किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कोई समस्या न आए। बासमती चावल के निर्यात की संभावना को देखते हुए एपीडा ने आज जैविक बासमती निर्यात के अवसर बढ़ाने, उसमें विविधता लाने के साथ मूल्य संवर्धन के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यशाला में बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने, जैविक बासमती चावल के संबंध में नई प्रजातियों को विकसित करने और मूल्य संवर्धन पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं इसके बारे में भी विस्तार से। भारत से निर्यात की ज्यादा संभावना वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। चावल से ऐसे उत्पाद विकसित किए जाए जो पहले से ज्यादा पोषक और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। ऐसा करने से घरेलू बाजार के साथ विदेश के बाजारों में अच्छी हिस्सेदारी मिल सकेगी। बासमती देश से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों में से एक है। अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान बासमती चावल का निर्यात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 17.5% बढ़ा है। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने 4.45 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया था, जबकि वर्ष 2009-10 में 2.17 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया गया था। भारत से सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है। एपीडा से भारतीय ब्रांड के रूप में बासमती चावल को रिटेल पैक में निर्यात के लिए बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया है। इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चावल का निर्यात किया जाना है। यही नहीं, नई दिल्ली के पूसा में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन और कृषि विश्वविद्यालय लगातार बासमती की नई प्रजातियां विकसित करने के काम कर रहे हैं। इस समय देश में बासमती चावल की 34 स्वीकृति प्रजातियों की खेती की जा रही है, जिनमें निर्यात की बेहद संभावनाएं हैं। कार्यशाला में एपीडा के चेयरमैन डॉक्टर एम अंगामुथु, वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव दिवाकर नाथ मिश्रा,
MOANFW की ट्रेड सलाहकार शुभ्रा और IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इन विशेषज्ञों ने बासमती चावल के निर्यात के लिए खेती के दौरान कीटनाशक और फाइटोसैनिटरी इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी। अखिल भारतीय चावल निर्यातक एसोसिएशन ने उद्योग के नजरिए से उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने जैविक बासमती चावल की निर्यात संभावनाओं के बारे में प्रस्तुति भी दी है। जारी खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है। KMS खरीद कार्यक्रम से लगभग 41.04 लाख धान किसानों को 70,937.38 करोड़ रुपए मूल्य का लाभ हुआ है। आइए देखते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। खरीद 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 310.71 LMT की तुलना में 375.72 LMT से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि 20.92% है। जारी KMS खरीद कार्रवाई के तहत 70,937 करोड़ 38 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 41,04,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 48.11 LMT दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 LMT कोपरा की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,58,387.33 MT मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है और इससे 88,871 किसानों को लाभ मिला है। 72 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 MT कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर MSP से अधिक है। खरीद दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य व संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गई तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है। 13 दिसंबर 2020 तक 13,939 करोड़ 52 लाख रुपए मूल्य की 48 करोड़ 20 लाख 208 कपास गांठों की खरीद की गई है। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 24 घंटों में नए पुष्टि मामले घटकर 22,100 से भी कम हो गए हैं। 161 दिनों के बाद दैनिक नए मामले 22,065 दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय रिकवरी दर 95% से अधिक हुई, जो दुनिया में सबसे अधिक है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। प्रतिदिन कोविड के मरीजों के अधिक संख्या में ठीक होने और मृत्यु दर में लगातार गिरावट होने से भारत में सक्रिय मामले लगातार घटने की प्रवृत्ति जारी है।
देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,39,820 है, जो अब कुल मामलों की केवल 3.43% ही है। सक्रिय मामलों और ठीक हुए मरीजों के बीच लगातार अंतर बढ़ रहा है, जो अब 90,82,816 हो गया है। राष्ट्रीय रिकवरी दर और बढ़कर 95.12% हो गई है। विश्व में कोविड की अधिक संख्या वाले देशों में भारत की रिकवरी दर सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों में 34,477 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 4,610 नए मरीज ठीक हुए हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में 4,481 और 2,980 नए मरीज ठीक हुए हैं। 73.52% नए मामले 10 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक दैनिक नए मामलों का पता चला है। इस राज्य में 2,949 दैनिक नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद केरल का स्थान है, जहां 2,707 नए मामलों का पता चला है। पिछले 24 घंटों में 354 मरीजों की मौत हुई है। 79.66% मामले 10 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों में सबसे अधिक 60 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मौत के 43 नए मामलों का पता चला है। अब आइए देखते हैं किसान की सफलता गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में, जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। आज जानेंगे कृषि क्षेत्र में उनके योगदान और उनके जीवन पर कुछ खास बातें। गुजरात के जूनागढ़ जिले के खमदरोल गांव के 95 वर्षीय वल्लभ भाई वसरम भाई मारवानिया ने गाजर की एक बायो फोर्टिफाइड किस्म मधुवन गाजर को विकसित किया है। आपको बता दें कि बायो फोर्टिफाइड गाजर की इस किस्म में बीटा कैरोटीन और लौह तत्व की उच्च मात्रा मौजूद होती है। वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया को उनके इस कार्य के लिए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1943 में वल्लभ भाई वासरा भाई मरवानिया जब लगभग 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने 5 एकड़ खेत में अपने पिता की मदद करने के लिए 5वीं कक्षा के बाद शिक्षा छोड़ दी। उन्होंने अपने पिता की खेती में मदद करनी शुरू की। उनके खेतों में दाल, अनाज, मूंगफली, मक्का और ज्वार उपजाई जाती थी। साथ ही मवेशियों को खिलाने के लिए गाजर भी उगाई जाती थी। शुरुआत में इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने हार न मानी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने गाजर की बायो फोर्टिफाइड किस्म को विकसित किया। वल्लभ भाई की इस खोज से इस क्षेत्र के 150 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। जूनागढ़ के 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई है। इसकी औसत पैदावार 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। स्थानीय किसानों के लिए ये आमदनी का प्रमुख स्रोत बन गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 हेक्टेयर में मधुवन गाजर की खेती की जा रही है। बायो फोर्टिफाइड किस्म मधुवन गाजर गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। वल्लभ भाई ने इस उपजाति की कृषि के साथ साथ संरक्षण एवं विकास का कार्य करना शुरू किया। इस किस्म के विकास के शुरुआती वर्षों के दौरान इन्होंने बीज उत्पादन के लिए सबसे अच्छे पौधों को चुना और घरेलू खपत तथा विपणन को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से क्षेत्र में इसकी खेती की। मांग बढ़ने पर 1950 के दशक में इन्होंने इसकी खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू की। उन्नत किस्मों का चुनाव बीजों के रूप में किया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के गांव में बीजों का वितरण किया। इसके बाद इन्होंने व्यापक पैमाने पर बीजों की बिक्री करनी शुरू की। मधुबन बाजार की औसत उपज 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण से ग्रसित है। साथ ही भारत की महिलाओं में आयरन की कमी से अनीमिया रोग आम है। ऐसे में गाजर की ये किस्म काफी लाभदायक हो सकती है। ये प्रजाति भारत के राष्ट्रीय पोषण नीति के संकल्पना की दिशा में 2022 तक पोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यही कारण है कि सरकार ने वल्लभ भाई वासरा भाई मरवानिया के इस कार्य की सराहना की।
समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कृषि सुधार के लिए बनाए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों को उनके उत्पाद अधिसूचित मंडियों के बाहर बेचने को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम APMC डील की तुलना में महाराष्ट्र में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस नए अधिनियम महा FPC की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में किसान उत्पादक कंपनियों का अनुमान है कि सितंबर में कानून लागू होने के बाद से 4 जिलों में FPC ने अपने व्यापार से 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। Farmers are the member and owner or shareholder of this farmer producer company. So we are exclusively working with the shareholder of this organization. योगेश थोराट ने कहा कि राज्य में सोयाबीन की कीमत 3,800 रुपए थी, लेकिन किसानों को 4,200 रुपए मिले क्योंकि कंपनियों ने किसानों से सीधे उपज खरीदी। थोराट का मानना है कि भविष्य में प्याज और अन्य फसलों की खरीद और बिक्री मंडियों के बाहर FPC के माध्यम से बड़े पैमाने पर की जाएगी। इससे भविष्य में किसानों और व्यापारियों को काफी लाभ होगा। कृषि कार्य में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना खेत में उन्नत पैदावार के लिए सहायक साबित हो रही है, जिसका किसानों द्वारा भरपूर लाभ लिया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी सहित कई गाँव के किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाकर भरपूर फसल लेने लगे हैं। इस योजना से मृदा परीक्षण के बाद किसानों को उनके खेत में कितनी मात्रा में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, इसकी सही जानकारी मिलती है और वे उचित मात्रा में उचित खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। मिट्टी परीक्षण कराए करके 1 साल भर हो गया। उसके पहले जो पैदावार थे वो तो बिल्कुल कहीं नहीं नाम मात्र के बराबर होते, मगर अब मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो फसल में हम बीज खाद डालते हैं उसी हिसाब से अब अच्छा फसल हो रहा है। किसान पहले अपने खेतों में अनुमान लगाकर ही खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से उनके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगी है और उनके खेतों की पैदावार में इजाफा होने लगा है। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।